नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पेटू पॉलिटेक्निक पर। इस वीडियो में हम लोग अपना जनरल स्टडीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के राजवंशों के बारे में, उसके राजाओं के बारे में, उसके वंशों के बारे में सारा डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिएगा। प्यारे साथियों, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि दिल्ली पे अधिकतर मुग़ल आक्रांता यहाँ पे राज किया। बहुत सारे लुटेरे आते थे और दिल्ली पे अपना आधिपत्य जमा लेते थे। तो बार बार जितने सारे आपको वंश देखने को मिलेंगे वो मुसलमानों का वंश ही देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप कहिएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि एनसीईआरटी या फिर आजकल के किताबों में केवल हमें मुग़लों के बारे में ही पढ़ाया जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है। वो गलत है, लेकिन ये बात अलग है कि चूँकि यहाँ पे सारे 800 वर्षों तक शासन इन लोगों का ही रहा, 1000 से मान लीजिए 1800 तक, ठीक है, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन महिमा मंडन करना ये गलत बात है। प्यारे साथियों, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। डैश दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। करीबा बेगम, रजिया सुल्तान, सुल्तान मेहर, उन-निसा, मुमताज़ महल। एक आध उच्चारण में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इन लोग का नाम ही हम लोगों के संस्कृति से रिलेटेड नहीं है, तो उच्चारण में हम गलती करेंगे ही, जान करके करेंगे, ठीक है। तो ये रजिया सुल्तान है। आप एक फिल्म है, अच्छा सा फिल्म है, इसका गाना भी बहुत बेहतरीन है, लता मंगेशकर गाई है, आप लोग देख लीजिएगा। रजिया सुल्तान जो कि एक महिला मुसलमान की सुल्तान बनी थी, ठीक है। मुसलमानों में महिलाओं को दबा के रखा जाता है, उन्हें बुर्के में बंद करके रखा जाता है, लेकिन इसने अपने आप को एक अलग ही प्रकार से कह दीजिए विद्रोह किया और राजा बन गई। आप देख सकते हैं रजिया सुल्तान का बचपन का नाम है रदिया बिन्त इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान के नाम से लोकप्रिय है। 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की शासक थी। वह पहली मुस्लिम महिला शासक थी जो और अपने पिता इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बनी और 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने सुल्तान के रूप में संबोधित कराने से इनकार कर दिया, बल्कि खुद को सुल्तान से संबोधित करने की बात रखी। सुल्ताना के रूप में संबोधित कराने से इनकार किया और अपने आप को पुरुष ही मानने लगी, सुल्तान मानने लगी। उसका जन्म के जो पिता थे सुल्तान इल्तुतमिश और उसकी माँ का नाम शायद कुतुब बेगम है। राजवंश गुलाम वंश की है, साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की है। अब देख लीजिए दिल्ली में कौन कौन से राजवंश फेमस हुए हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और ये वीडियो का सार यहीं पे है। दिल्ली के आप देख सकते हैं मामलुक वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किए। ये वंश बहुत ही मामलुक वंश, ये बात आप ध्यान रखें, मामलुक वंश दिल्ली सल्तनत के 1206 से 1290 वंशों तक शासन किया। अब है दूसरा खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने जानते ही है, मोहम्मद गौरी के बाद यही भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पे रहने लगा, तो यह खिलजी वंश का संस्थापना किया। यहाँ से 1290 से मामलुक वंश समाप्त हुआ, खिलजी वंश का स्थापना हुआ 1290 से, ये चला 1320 ईस्वी तक, यानी कि 30 वर्षों तक इस मुग़ल कह लीजिए या फिर जो भी अरबी लुटेरा यहाँ पे शासन किया। तो देख लीजिए 30 वर्षों तक शासन काल हुआ दिल्ली पर, यानी कि भारत पर। तो आप समझ सकते हैं 5 साल मोदी का शासन हुआ, 10 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को काया पलट कर दिया। और ये मुसलमान आक्रांताओं, यहाँ पे मोदी जी सेकुलर है फिर भी बहुत सारी चीज़ों को बदला। और यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये मुग़ल है, मुसलमान है, जो कोई नियम कानून नहीं मानता, जो स्त्रियों को भक्षक के रूप में देखता है और दूसरे गैर मुसलमान को काफिर समझता है। तो समझ सकते हैं उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। अंग्रेज़ भारत पर आए तो वो भी कानून नहीं मानते थे, लेकिन उसने कानून बनाया। तो भगत सिंह की अगर उसका तो मंग था अंग्रेज़ का कि उसे फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन उसने 6 महीने तक कोर्ट अदालत में सुनवाई तो चली, एक नियम तो था, भले ही नियम में बेईमानी हो जाए लेकिन नियम था। लेकिन इस मुसलमान वंशों के लिए कोई नियम नहीं। फिर उसके बाद देखिए खिलजी वंश आया, फिर कोई मुसलमान शासक आया तुगलक वंश, इसने तो कमाल ही कर दिया।
इसके समाप्ति के बाद 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। आप समझ सकते हैं 5 साल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों को बोझ बन रहे हैं। यहाँ पे इसने कितना किया, 80 और 14 94 वर्ष, लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। सैद वंश या दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। 1414 से 1451 तक इसने भी कितना शासन किया, लगभग आपके 37 वर्ष शासन किया। लोधी वंश जो कि 1451 से 1556 तक, और लोधी वंश के बाद भी बाबर का यहाँ पे आ जाता है बाबर। तो लगभग एक लंबा पीरियड तक मुसलमान ही शासक बने रहे दिल्ली के, और दिल्ली पर है तो उनका पूरे देश पे कंट्रोल हो ही जाता था। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तारमेरलेन, जो भी हो, तैमूर बोलिए या फिर उसका पूरा नाम तामेरलेन है, 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तो ये किस वंश का था, तैमूर किस वंश का था, गुलाम वंश, सैद वंश, खिलजी वंश? इसका राइट आंसर बताइए। तुगलक वंश का था, तुगलक वंश का था, तैमूर था। प्यारे साथियों, यहाँ पे एक विवाद हुई थी। क्या हुआ था, तो करीना कपूर और सैफ अली खान का, जो सैफ अली खान दूसरा शादी क्या है आपको पता है, करीना कपूर से। उनकी पहली शादी थी अमृता सिंह से, बहुत अच्छी एक्टर थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट। तो उनसे उनका क्या हो गया, अलग अलग रह रहे हैं, मान लेते हैं तलाक हो गया। अब देखिए उनकी बेटी है गौरी, उनकी बेटी है सारा अली खान, बहुत फेमस है, आजकल उसका फिल्म देखते होंगे। इसके बावजूद भी उसने 3 बच्चों का बाप होते हुए भी किया किससे शादी, करीना कपूर से। करीना कपूर का जो बेटा हुआ और सैफ अली खान का, उसका नाम रख दिया इन लोगों ने तैमूर। और ये नहीं कि तैमूर, इन लोगों को सब पता होता है, भोले भाले नहीं होते हैं। और ये तैमूर ऐसा अत्याचारी राजा, सेनापति, जो भी तुगलक वंश का राजा था, इसने लाखों हिंदुओं को मरवाया, हजारों, 50-60 हज़ार से कम नहीं मारा होगा। ये लंगड़ा था, बहुत ही खतरनाक था। तो ऐसे ऐसे हमारे एक्टर कहिए, अभिनेत्री कहिए, वो लोग हैं, ठीक है। देख सकते हैं तैमूर लंग के बारे में बताया गया है, उसका नाम है तैमूर, ने अपनी सेना के साथ भारत में चढ़ाई की और वर्ष 1398 में दिल्ली पहुंचा। सुल्तान नासिर शाह, देखिए नासिर शाह एक है, ये भी उसी पर इसने आक्रमण किया, तैमूर ने। किस पे, नासिर शाह का पूरा नाम देख सकते हैं, उस पर आक्रमण किया। और ये जो नासिर शाह, उसी का वंशज है ओवैसी, आज आप लोग देखते होंगे असदुद्दीन ओवैसी, तो ये नासिर शाही, इसने भी कत्लेआम दिल्ली में मचाई थी। तो आप समझ सकते हैं हिंदू कैसे सरवाइव किया होगा, समझ सकते हैं, मतलब समझ से परे है। आप सोच सकते हैं कि एक एक दिन आक्रमण अगर कोई कर दे तो जीना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे सालों छोड़िए, 1 साल में ही पूरा कायाकल्प ये लोग बदल सकता है। इसने 100 वर्ष यानी शताब्दियों तक ये लोग का शासन रहा। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आपको बताया गया है, क्रमिक रूप से 5 राजवंशों का शासन था दिल्ली सल्तनत पर, मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो तैमूर का जो तुगलक वंश आया, उसने किसको हराया, नादिर शाह को हरा करके यहाँ पे फिर उसने अपना अधिकार जमाया, पंजाब नदी के पार प्रवेश किया और यहाँ पे किसी विरोध में दिल्ली चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर एक किसान की उपज के %% के बराबर थी। 10, 20, 25, 50 मुसलमान है, कर लगा दिया है, कितना लगाया होगा किसानों पर, आप ही बताइए। मुसलमान है, इसका बस चले तो पूरा का पूरा ले ले, लेकिन 50% तो लगाया ही होगा, ठीक है। और किस पर लगाया है देख लीजिए, खराज दिल्ली सल्तनत के तहत कृषि भूमि पर कर था। पुराने समय में कोई कारखाना तो थोड़े था, कृषि ही शासन साधन था राजकाज को चलाने के लिए। अंग्रेज भी कर लगाते थे
अंग्रेज भी 50% नहीं लगाए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये लोग लगाए थे। और किस पे लगाए थे वो भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, उनकी सीमा उपज की 1/3 का आधा था। जितना उपज किए उसका 50% के बराबर आधा कर उसको दे दीजिए, ठीक है। और खेती होती तो अब तो टेक्नोलॉजी है, अब बहुत वैराइटीज़ किस्म किस्म के प्रकार के फसलें आ गई है जो आपको बहुत उत्पादन करके देता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोई ट्रैक्टर नहीं हुआ करती थी जो आप खेत जोतवा लीजिए कर लीजिए, शॉर्टकट तरीका नहीं। जैसे हमारे मान लीजिए एक नाना है, वो बोलते हैं कि पहले धान रोपाता था तो जोताता नहीं था, चौर में क्या होता था, बारिश हुआ तो जा कर के धान को गाड़ दीजिए। खेत को न बैल, बहुत चौर में खेत में पानी चल जाए, ज़्यादा पानी हो जाए तो बैल जाती भी नहीं थी, तो केवल धान को गाड़ देना है। और ज़मीन बहुत बंजर, बहुत ही कठोर, उसमें धान को गाड़ के आना है। और अगर बारिश हुआ तो खेती हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा स्थिति चलता था। तो नाना बताए थे वो अपना उंगली को, उनका उंगली बहुत ही मोटा होल था, और बताए थे कि धान रोपने के कारण बचपन में ऐसा हो गया था। तो यही सब जानिए, और उसमें 50% की उपज इसको दे दीजिए। किसको दे दीजिए? तो सल्तनत जो था उसको दे दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को दे दीजिए। अब देखिए, खराज जो कर था, उसका नाम कर का मुख्य रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। गैर मुसलमान कौन? हिंदू, ब्राह्मण, हिंदू जातियों में बांट दीजिए तो क्षत्रिय, राजपूत अगर करे, वरना हिंदू, और तो कोई था नहीं, हिंदुओं का ही देश था। तो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। उन्हें इस्लाम के विजय प्राप्त क्षेत्रों में इस्लाम में परिवर्तन कर देता था। अब क्या है, अब किसान भूखे तो मरने से अच्छा था कि अपने आप को मुसलमान बन जाते थे। बहुत ही दुखद है। इस्लाम के कानून के तहत केवल मूल मुसलमानों या इस्लाम में परिवर्तित होने वाले को ही ज़मीन के मालिक होने का अनुमति था। मतलब जिसका घर है, हिंदुओं का ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि जो हिंदू है उसका खेत है ही नहीं, खेत पे काम कर रहा है तो केवल नौकर है, मालिक कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। और जो कह रहा था कि जो असली मुसलमान हैं या फिर जो मुसलमान में कन्वर्ट हो रहे हैं वो मालिक बन जा, उसको ज़मीन मिल जाएगा, बाकी जितने भी हिंदू हैं उसका कोई ज़मीन नहीं। तो ये बात अब बहुत ही दुखद है। अपने इतिहास को देखिए, आपके सामने है। इस प्रकार गैर मुस्लिम किसानों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। वो लोग तो लालच देते थे। अब लालच क्या है, यहाँ तो वो लोग अपने, आजकल इंटरव्यू में देखिएगा न्यूज़ चैनल पर, तो एक सदाब चौहान है, तो उनको लोग बोलता है कि तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू थे तब ने तुम्हारा नाम चौहान है, सदाब चौहान। तो क्या बोलता है कि हाँ, हमारे बाप दादा हिंदू थे लेकिन हमने इस्लाम की खूबसूरतियों को देखा और हमें इस्लाम बहुत अच्छा लगा, हिंदू धर्म बेकार लगा, इसलिए हम अपनी मर्जी से आ गए हैं। लेकिन ना 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 ना, यहाँ पे मर्जी क्या है आप देख सकते हैं। 50% टैक्स दीजिए, और अगर आप हिंदू है तो आपकी वो ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो ये मामला था। तो बोला जाता है कि तलवार के नोक पे जिसकी बाप, बहन, दादी, जो भी वोमेंस, पुरुषों को तो मार दिया, फिर कन्वर्ट हो गए। तो तलवार की नोक पर जिसने अपना धर्म परिवर्तित किया, मजहब में घुस गए, वही मुसलमान है, वरना देश तो हिंदुओं का था। और ये लोग मानते ही नहीं है। और इन लोगों का दोगलापन देखिए कि कहते हैं, ओवैसी कहता है कि दुनिया में हर बच्चा पैदा लेने वाला जन्म से मुसलमान होता है, बाद में वो अपनी भले ही किस धर्म पंथ में जाए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। मतलब चोर भी और उल्टा सीना जोर भी कर रहा है। असल में सारे बच्चे, सारे देश से हिंदू का है, ठीक है, लेकिन वो उल्टा बोल रहा है। उससे सवाल किया गया असदुद्दीन ओवैसी से, तो वो बोलता है कि ये मेरा मानना है, आप मत मानिए, ये मेरा पर्सनल मामला है, मानना है। तो ऐसा बोलता है, ठीक है।
तो सब कुछ, मतलब वो चाहता है कि सांप भी मर जाए, वो मुसलमानों को खुश भी कर दे, और उस पर इस प्रकार से वो निकलता है कि उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। और जो भी चीज़ है, कौन कौन सा कर लगा था, दिल्ली सल्तनत के द्वारा लगाया गया विभिन्न कर था। एक था ज़कात, मुसलमानों द्वारा वसूल की गई संपत्ति पर कर था। खाम कब्जा की गई लूट का 5वां हिस्सा था। खानों पर कर, खजाना निधि पे कर, लूट युद्ध लूट का पर एक हिस्सा का कर। जजिया कर, जो कि बहुत ही खतरनाक और भी खराज कर से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। जजिया कर गैर मुस्लिम विषयों विशेषकर हिंदुओं पर लगाया जाता था, हालांकि महिला और बच्चों को करों से छूट दी जाती थी। प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था जिसने प्रसिद्ध कविता हस्त बिहस्त लिखी थी? अमीर खुसरो, चंद बराई, आगा हसन, अमानत हरी सेन। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो देखिए वही था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। उसका जो कविता था उसका नाम था हस्त बिहस्त। ठीक है, हस्त बिहिस्त। मैं बोल रहा हूँ गलत उच्चारण हो, देख लीजिए सही उच्चारण। ठीक है, और माफ़ कीजिएगा गलत उच्चारण के लिए। अमीर खुसरो के बारे में जान लीजिए। एक सूफी फ़कीर था, निजामुल औलिया का आध्यात्मिक शिष्य था। वह कवि के साथ साथ संगीतकार भी थे। कव्वाली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो ने प्रसिद्ध कविता हस्त बिहिस्त लिखी थी। वह संगीत की ख्याल और तराना शैलियों का प्रवर्तक था। वह 72 साल तक जीवित रहा, जिसमें 60 साल तक वह दिल्ली सल्तनत के 10 अलग अलग शासकों के दरबार में रहा। कविता लिखने की उसकी प्राथमिक भाषा फारसी थी, लेकिन उसने फारसी, तुर्की, अरबी, ब्रजभाषा, हिंदवी और साथ ही खड़ी बोली में भी 5 लाख छंदों की रचना की। तो ये था आपके कौन? अमीर खुसरो। ठीक था, मुसलमान था लेकिन जानकार था। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? गौरी के मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबकी, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर जगह अलाउद्दीन खिलजी में भी इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी होगा। क्यों होगा? तो आप देख सकते हैं इसका नाम देखिए, बख्तियार खिलजी जो है वो क्या घुरिद साम्राज्य का एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल था, अफगान का था। ठीक है, वह बंगाल के खिलजी वंश के संस्थापक था। यहाँ पे मैं बहुत ही दुखी हूँ कि ये जो आपके टेक्स्ट बुक है वो क्या करता है, तो हिंदू राजा के सामने था लगा देता है और मुसलमान राजाओं में 6 लगा के इसको सम्मान दे रहा है। बताइए, जिसने 1203 से 1227 ईस्वी तक थोड़े समय के लिए बंगाल पर शासन किया था। कब शासन किया था देख लीजिए। बंगाल पर खिलजी वंश का संस्थापक बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इख्तियार उल-दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो ये सब था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उसके शासक के रूप में स्थापित किया। 1197 से 1206 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर खिलजी के आक्रमणों ने बौद्ध भिक्षुओं को सामूहिक उड़ान, यहाँ पे देखिए सामूहिक उड़ान जो है ना, सामूहिक आप इसको बलात्कार कहिए, और हत्या कर दी। ठीक है, और बलात्कार किसके साथ किया होगा? तो समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ, पुरुषों की हत्या की होगी। ठीक है, और उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा के पारंपरिक बौद्ध संसाधनों की गंभीर नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे बौद्ध धर्म जब बढ़ने लगा, पूरे भारत में फैला, तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म की कमी आने लगी, उसमें गिरावट आने लगी। लेकिन जो बौद्धिस्ट सारे लोग हो गए, उस पर भी मुसलमान आक्रांताओं ने खूब लूट-पुटा किया। ठीक है, और अब कहिएगा भारत में बौद्धिस्ट कैसे हुए? तो अशोक हो गए, ठीक है, बहुत सारे राजा हो गए जो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। सभी हिंदू धर्म के थे लेकिन बौद्ध धर्म को, तो इसलिए बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बोलबाला हो गया था। उस पर मुसलमानों ने खूब प्रताड़ना किया। और बिहार, बंगाल, चाहे आप देखिएगा बांग्लादेश, इन सब में सोचिए केवल मुस्लिम ही है। तो उसका मेन कारण था ये जो खिलजी था ना, बख्तियार खिलजी,
यही यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट किया, इतना कन्वर्ट किया कि मान लीजिए आज पूरा बंगाल एक तरह से उसमें बहुत सारे मुसलमानों का कब्जा हो गया है। और अनलीगल म्यांमार से जो बौद्ध भिक्षुओं ने मुसलमानों को भगाया वो बांग्लादेश में आए, और बांग्लादेश से वहाँ से सीमा पर जो भी देख रेख करने वाले होते हैं उसको घूस दे दे के भारतीय कर्मचारियों को 1,000 2,000 या 10,000 घूस दे दे के भारत में मुसलमानों को घुसाया जाता है। कौन, किसको? तो माइग्रेंट्स को। ठीक है, हम लोग बोलते हैं उसको क्या, तो उसका नाम बोलते हैं जो बंगाल से आने वाले मुसलमान को क्या तो बोलते हैं, तो उसको पूरे भारत में फैलाया जा रहा है। इवन यहाँ पे आपको फ़िलहाल देखने को मिला था कि मेवात नूह में एक हिंसा हुई थी, हिंदुओं के जलाभिषेक पर पथराव किया गया मुसलमानों को, तो वहाँ पे जो बुलडोज़र चला तो वहाँ पे पता चला, न्यूज़ इंटरव्यू वाले गए तो सारे लोग असामी थे, असामी मुसलमान थे। और असम में किसने घुसा? तो वही बांग्लादेश का घुसा, बांग्लादेश से असम में गया, असम से उन्हें भेज दिया गया। भारत के हर एक राज्यों में मुसलमानों को बसाया जा रहा है। तो एक चीज़ देखिए, देश तो था हिंदू, मुसलमानों ने कब्जा किया, अंग्रेज़ों ने जब फिर इस पर कब्जा किया तो देश फिर आज़ादी हम लोगों ने पाई, तो देश का पूरा एक देश होना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों ने अपना देश मांग लिया, पाकिस्तान मांग लिया, बांग्लादेश मांग लिया, तो उसको अब उसी में रहना चाहिए था ना। अब वहाँ से उनको खाना पीना रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, तो अब भारत में घुस रहे हैं और पूरे भारत को एक फिर से इस्लामिक कंट्री बनाने की उनकी साजिश है और चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इसे नहीं मानते हैं तो आप मूर्ख है, आप कम जानने वाले, क्योंकि मैं भी पहले यही मानता था, लेकिन मैंने एक एक सबूत देख लिया हूँ, तो अब 100%, 100 नहीं 101% मानता हूँ कि उन लोगों का प्लानिंग यही है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ कि बिहार और बंगाल पर विजय करने वाला तुर्की सेनापति जो था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी। आपको बताना है, इसका राइट आंसर बताना है। उसका नाम था दीवान-ए-अर्ज। ये क्या करता था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था, इसलिए आप कह सकते हैं कि जिसकी स्थापना साम्राज्य सैन्य संगठन की देखभाल करने के लिए दीवान-ए-अर्ज को बनाया गया था, सैन्य विभाग से संबंधित था। और इसका नेतृत्व जो था वो आरिज-ए-मुमालिक ने किया था। अब देख सकते हैं बाजिर या प्रधानमंत्री के पास बहुत अधिकार थे, सभी अधिकारी उसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वह प्रशासनिक मामलों में सुल्तान का सलाहकार था, वित्त विभागों के प्रमुख था। उसके कर्तव्य में राजस्व निपटान को विनियमित करना, कर निर्धारण करना, साम्राज्य के खर्च को नियंत्रित करना शामिल था। उसके कार्यकाल को दीवान-ए-वज़ारत के नाम से जाना जाता था। दीवान-ए-इंसा शाही पत्राचार का प्रभावी था। दीवान-ए-इंसा प्रशासनिक ढांचे के तीसरे स्थान पे थे। दीवान-ए-रियासालत विदेशी मामलों के मंत्री थे। दीवान-ए-कज़ा न्यायिक विभाग का प्रमुख था। सदर उसर सुदूर धर्म विभाग के मंत्री थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना पर अपना नियंत्रण काबू करने के लिए दाग यानी कि ब्रांडिंग, हुलिया यानी कि विवरण की व्याख्या की और सैनिकों को नगद भुगतान करना शुरुआत की। ठीक है, सैनिकों को आप नगद दीजिएगा कुछ भी चीज़, तो अभी सीधी सी बात है कि वो लोग ज़्यादा खुशी खुशी काम करेंगे। ठीक है, तो ये उसने लालच दिया और सैनिकों को अपने, मान लीजिए अपने जो भी शासक था वो ज़्यादा मजबूत किया उसने अपने कब्जे को। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन। कुतुब मीनार का मूल रूप से 4 मंजिलें थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर ढांचे की ऊंचाई को बढ़ाया? यहाँ पे देखिए, कुतुब मीनार के मूल से 4 मंजिलें थी, तो उसको 5 मंजिला किया जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि 1 मंजिला घर है, 2 मंजिला घर है, तो उसी प्रकार से कुतुब मीनार पर 4 मंजिला घर थी। 5 मंजिल जोड़ करके किस सुल्तान ने उसको 5वां मंजिल जोड़ा?
ढांचे को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कुतुब मीनार है वो हिंदुओं द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। और इसका नाम था विष्णु स्तंभ। क्या नाम था? विष्णु स्तंभ। उस पर अंग्रेज़ों ने फिर वही अपना छाप, जैसे बाबरी मस्जिद बनाया राम मंदिर को तोड़ करके, इसी प्रकार से विष्णु स्तंभ को तोड़ करके उस पर एक आध और मंजिला जोड़ करके उसको कुतुब मीनार बना दिया। और आप जानते ही हैं कि आज भी वहाँ पे विष्णु स्तंभ पर हिंदू की चित्रण, हिंदुओं की कलाकृति वहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप प्रूफ तो मिल जाता है, वो लोग कितना भी मिटाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो सबूतें होती हैं वो रह ही जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली बात है। वरना अब मान लीजिए हम लोग, मुसलमान लोग कहता है कि कुतुब मीनार, लाल किला, बहुत सारे चीज़ बताता है, चार मीनार, ताजमहल, सब तो हमने ही बनाया। वो लोग कहता है कि सबने तो मुग़ल ने ही बनाया। तो कहाँ, मुग़ल जहाँ से आया था वहाँ आज वो ठीक से अपना एक झोपड़ी का घर नहीं बना पाता है, और यहाँ पे वो इतना बना देगा कैसे? अरे धन यहाँ का, ठीक है, जो लेबर थे वो यहाँ के, राजा कोई बनाता है? नितिन गडकरी कहते हैं कि हम पूरे भारत भर में सड़क बिछवा दिए हैं, अमेरिका जैसा सड़क बना दिए। तो वो बनाते नहीं है, सारे क्रेडिट तो हमारे कंपनीज को जाती है, ठीक है, लेबर को जाती है। कोई कंपनी भी नहीं बनाता है, लेबर बनाती है। और नाम बोला जाता है कि राजा ने ऐसा किया। अब युद्ध लड़ाई जो होता है वो देश के आर्मी लोग जीतते हैं और नाम मान लेते हैं मोदी जी का हुआ, ठीक है। स्ट्राइक जो था पाकिस्तान पर हमारे आर्मी ने किया और नाम कमा गए कौन? मोदी जी नहीं, शासक, ठीक है, निर्णय केवल देने का काम किया, लेकिन सारा क्रेडिट तो आर्मी को जाता है ना। तो यही चीज़ है, अगर इसने मान लेते हैं थोड़ा मोड़ा छेड़छाड़ किया भी, तो सारे लोग तो यहाँ के ही थे, ठीक है। उसने थोड़े अपने अरब से या फिर जो भी टर्की, तुर्गिस्तान क्या क्या है वहाँ से अपना लेबर लेके आया होगा, बालू मिट्टी लेके आया होगा, ना ना ना, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ का है, इसलिए कोई भी मुग़ल का नहीं, सब कुछ यहाँ का, और कोई भी अंग्रेज़ों का नहीं, सब कुछ यहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हुआ था? 5वीं मंजिल की ढांचे की ऊंचाई को किसने बढ़वाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार एक मीनार और विजय मीनार है। देखिए यहाँ पे बोला गया है विजय मीनार, विष्णु स्तंभ हमने बोला, यहाँ पे बोला गया है विजय मीनार। तो मेरा तो मानना ही है कि पहले हिंदू का ही होगा। उसका नाम क्या, देख लीजिए, विजय मीनार, जो कुतुब मीनार का हिस्सा है। तो 4-5 मंजिला थी, विजय मीनार कुतुब मीनार का हिस्सा है। जो तोमर राजपूत, देखिए, राजपूतों द्वारा निर्मित दिल्ली की सबसे पुराने किलेदार शहर लाल कोट की जगह पर स्थित है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमान अब कहे कि लाल किला मुसलमानों ने बनाया, नहीं, ये लाल कोट था, उसको लाल किला नाम दे दिया बाबर ने, ठीक है। उसी प्रकार ताजमहल तेजो महल था, क्या था? तेजो महल, उसको ताजमहल कर दिया गया। तो यही सब चीज़ें, एक भी कुछ मुसलमानों ने नहीं बनाया, और बनाया भी तो सारे धन यहाँ का, लेबर यहाँ का, मटेरियल यहाँ का, उसने क्या बनाया? उसने तो नहीं बनाया है ना। तो ये चीज़ है। आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ है आपको पढ़ लेना है। अब देखिए, भारत के दक्षिणी में महरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कुतुब मीनार की शुरुआत जो था वो इस्लाम मस्जिद के बाद हुई थी, जिसे 1192 के आसपास दिल्ली के सल्तनत ने शासक कुतुब अल दीन ऐबक ने शुरू किया था। अब कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की, हालांकि उसने मुश्किल से तहखाने का निर्माण किया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने मीनार के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया और इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी थी। फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम 2 मंजिलों को पूरा किया। यहाँ पे बताया गया है कि मुसलमानों ने बनाया, पर जो भी लोग बनाए होंगे यहाँ के लोग ही बनाए होंगे, कोई दूसरा लोग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, जो कि बना था सस्ती धातु से। ये लोग और अच्छी धातु बनाएंगे मुग़ल लोग, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिए।
मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी अस्थाई सेना बनाई रखी थी। उस सेना को भुगतान करने के लिए उन्हें सस्ती धातुओं से बनी टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, न कि सोने की, न कि कीमती धातु से बनी थी। और हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि मुद्रा जो होती है वो बेस कीमती होती है। चांदी, सोने, इससे कम की मुद्रा होते ही नहीं था। हमारे राजाए महाराजाए राजपूत लोग बनाते थे, लेकिन इसने क्या किया, शॉर्टकट तरीका अपनाया और मुद्रा को बनाया एक। आजकल तो और शॉर्टकट है, आजकल मुद्रा तो कागज़ का बन रहा है, ठीक है। तो चलिए, उन्होंने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए हथकंडा अपनाया था। अकाल के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई थी, इसलिए कीमतों को नियंत्रित करने के बजाय उसने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए सस्ती धातुओं से बनी टोकन मुद्रा का सहारा लिया। उसके अलावा उन क्षेत्रों के से कृषि उपज और उसके सैनिक तैनात थे। सेना को खिलाने के लिए कर रूप से एकत्र किया गया था। 14वीं सदी में लोगों को इन सस्ते धातुओं के सिक्कों पर भरोसा नहीं था। लोगों ने अपनी सोने और चांदी की मुद्रा बचाई और सस्ती धातुओं से बनी मुद्रा से अपने करों का भुगतान किया। इसलिए टोकन मुद्रा की यह नीति विफल रही। चलिए, ये जानकारी मिला आपको। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सैद वंश का संस्थापक खिज्र खान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुल्तान का राज्यपाल बना? मुबारक खान, फिरोज खां बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए, तैमूर का जब आक्रमण हुआ था और तुगलक वंश के पतन के बाद सैद खिज्र खान, जो कि 1414 से 1421 तक शासन किया, ने उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत पर राज किया। वह सैद वंश का था। कौन था? सैद खिज्र खान। यानी कि जितने भी दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं सारे के सारे मुसलमान ही लोग हैं, ठीक है। खिज्र खान तुगलक ने तुगलक शासन फिरोज शाही तुगलक के अधीन मुल्तान के राज्यपाल के दौर पे कार्य किया। उसने एक सक्षम प्रशासन के रूप में जाना जाता है। उसने अमीर तैमूर, जिसे ऐतिहासिक रूप से तारमेल के रूप में जाना जाता है, के डर से कई शाही उपाधि नहीं ली और रैयत आला और मदन अली उपाधि धारण की। उसने अपने शासनकाल में पहले से तुगलक शासकों के नाम पर सिक्के ढालना जारी किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे मुबारक खान ने 1421 से उसका उत्तराधिकार बना, जिसने मुइन अल-हुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 यानी कि 26 वर्षों तक शासन किया। उसने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, लेकिन उसी समय विघटन की भी शुरुआत हुई। उसने मंगोलों को पराजित किया और योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने उलेमा वर्ग के साथ आम लोगों जैसा व्यवहार किया। इब्न बतूता, मोरक्को का मूल निवासी, मुगलक तुगलक का समकालीन और चीन में उसका दूत था। उसने आदिलाबाद के किले और जहांपनाह शहर का निर्माण कराया। उसने शासनकाल में दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य विजयनगर, बहमनी और मुद्देरे का उदय हुआ। बहलोल खान लोदी के बारे में जान लीजिए। वह पश्तून लोदी कबीले का मुखिया था और दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का संस्थापक था। वह घोड़े का व्यापार करता था। उसने सैद वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह को अपनी बेहतरीन नस्ल के घोड़े बेचे थे। प्यारे साथियों, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या बताया गया है कि उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, और इसीलिए तो NCERT के किताबों का विरोध हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कोई राजा बहुत अत्याचार कर रहा था, बहुत अत्याचार। इससे पहले वाला राजा हिंदू धर्मों को कन्वर्ट कर रहा था, तलवार की नोकों पर उसको हत्या कर दी जा रही थी, वगैरह वगैरह चीज़ें हो रहा था। हिंदू भाई बहनों बेटियों को उठा लिया जाता था। शादी लोग इसलिए रात में क्या करते थे, चुपके, ठीक है। तो हो सकता है कि उससे थोड़ा सा उसमें नरमी बरता होगा, तो सहिष्णुता थोड़े बन गया। थोड़ा सा इसने अत्याचार करना कम कर दिया तो उसका मतलब थोड़ा है कि अच्छा बन गया, नहीं। तो ये चीज़ गलत है, इस सब चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 10वां नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन। लाल बस की उपाधि किस गुलाम वंश के शासन को दी गई थी?
इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा। गुलाम वंश की संस्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। उसे लाल बख्श की उपाधि दी गई। उसने दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रखी और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने सिंहासन पर विजय प्राप्त की। ठीक है। इल्तुतमिश जो था 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के को पदच्युत किया। गुलाम वंश के तीसरे शासक शम्स-उल-दीन, इस डिटेल्स है, आप इसे पढ़ लीजिए क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो इन लोगों का नाम ऐसा है कि गलत ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई ऐसे भारत के सेकुलर टीचर नहीं है जो आपको सही से बातों को रखे खुल कर मेरे तरह, तो इसलिए वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट करें। धन्यवाद।